नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत। महाराष्ट्र के बारे में बात करते हैं आज। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा सूबा सीटों के लिहाज से 48 सीटें आती हैं और पिछली बार मैक्सिमम सीटें भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना गठबंधन ने जीती थी, उनके सहयोगियों ने जीती थी। इस बार जो शिवसेना थी वो भी विखंडित हो चुकी है, एनसीपी भी विखंडित हो चुकी है। अब हालत ये है कि शरद पवार की पार्टी जो नई पार्टी और नया सिंबल है, उसके खिलाफ उनके भतीजे 4 सीटों पर तो आमने-सामने ही हैं। इसी तरीके से जो पुरानी शिवसेना है और नई शिवसेना है, बल्कि ये कहेंगे कि जो पुरानी शिवसेना थी वो तो अब एकनाथ शिंदे के साथ है और एक नई शिवसेना जिसके अब सर्वे सर्वा उद्धव ठाकरे हैं, मातोश्री परिवार है, उसके बीच भी बहुत सारी सीटों पर मुकाबले हो रहे हैं। पर सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा हो रहा है कि शरद पवार ने ये बयान देकर के एक नया बखेड़ा क्यों खड़ा कर दिया, एक नई चर्चा क्यों शुरू कर दी, जिसको लेकर के अब मतांतर भी आने शुरू हो गए हैं। जो इनके घटक दल हैं वो भी इनकी बात से सहमत नहीं है और उसमें अब तिनके टूटने शुरू हो चुके हैं। ऊपर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुटकी लेने से कहाँ बाज आते हैं, वो कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसी टिप्पणी कर ही देते हैं। तो आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि बीच चुनाव में या ये कहें कि महाराष्ट्र की बहुत सारी सीटों पर हो गया है और तीसरे चौथे चरण में बाकी सीटों के लिए भी मतदान होने वाला है और इस बीच शरद पवार का एक बयान आता है कि साहब जो क्षेत्रीय दल हैं, उनको कांग्रेस के साथ विलीन हो जाना चाहिए, विलय कर लेना चाहिए। ऐसा क्यों? मेरे साथ आपके जाने-पहचाने और बहुत ही प्रसिद्ध लेखक, पत्रकार, चिंतक और मनीषी भाऊ तोरसेकर जुड़ रहे हैं मुंबई से। उनको जोड़ कर के चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। भाऊ, नमस्कार। तो भाऊ ये नमस्कार क्या जी। हो रहा भाऊ ये क्या हो रहा है? शरद पवार का जो ये बयान आया है, थोड़ा-सा इसकी विवेचना करिए और दर्शकों को थोड़ा समझाइए कि शरद पवार ने ये सब क्यों कहा है? हार मान ली क्या शरद पवार ने? हरे हमेशा मीडिया पर और पत्रकारों पर टिप्पणी करता हूं। ये जो इंटरव्यू साक्षात्कार जो शरद पवार का आया है, वो 7 मई को आया है, जिस दिन उनका ही गढ़ माना जाता है, जो बारामती, जहां से इनकी लाडली बेटी चौथी बार चुनाव लड़ रही है, उसका वोटिंग चल रहा है। उसका अंत होने के आसपास, यानी उस दिन 7 मई को ये पब्लिश हुआ। लेकिन एक समझ में लेना चाहिए, खबर जो होती है वो खबर आपको गलत ढंग से पेश की गई तो गड़बड़ हो जाती है। ये पब्लिश हुआ 7 मई को, लेकिन ये इंटरव्यू किया गया है वो 4 मई को हो गया। यानी 7 मई को इसका पब्लिकेशन हो गया, लेकिन जो बातें, जो विचार, जो मनोभूमिका शरद पवार ने इंटरव्यूअर जो है उनको बताई, वो 4 मई की है। यानी तीसरे चरण का वोटिंग शुरू होने से पहले कम से कम 60-70 तास पहले, 70 घंटे पहले शरद पवार ने ये सब कहा है, जो कुछ पब्लिश हुआ है। तो पहली बात है कि अगर 4 मई को इंटरव्यू हुआ है तो 5 मई, 6, 2 दिन तो बचे थे। तो तीसरा चरण का वोटिंग आधा से ज्यादा खत्म होने के बाद ये पब्लिक डोमेन में क्यों लाया गया? मतलब साफ है कि जो विचार शरद पवार ने कहे हैं वो 2 चरण के वोटिंग होने के बाद उनका जो विचार है वो है, वो 3 चरण के बाद नहीं है। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं? 102 पहले चरण की बात थी, जी, 88 दूसरे चरण, यानी 190 सीटों का वोटिंग होने के बाद शरद पवार की जो एक धारणा बनी, भूमिका बनी, वो 4 मई को तय। तीसरा चरण 7 मई को होने वाला था और उसके बाद
ये इंटरव्यू का सार आशय हम देखें या समझे तो साफ साफ शरद पवार फ्रस्ट्रेटेड है, निराशाग्रस्त है, डिमोरलाइज है। अगर समझो वो उसके बाद जब पूछा गया, 2-3 दिन पिछले चल रहा है, सुनाया जा रहा है, तो पवार साहब को पूछा गया कि महाराष्ट्र में आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, तो बोले 30 से 45 सीटें एनडीए की, सॉरी, इंडी अलायंस की या महाविकास आघाड़ी एमवीए की आ जाएगी। अगर इतनी अच्छी सीटें एमवीए की आने वाली होगी तो आप तो फ्रस्ट्रेट नहीं होगे, आप तो अगला गवर्नमेंट बनाने के बारे में बोलते। बात साफ है, अगर अच्छे नतीजे इंडी अलायंस के लिए आ रहे, एमवीए के लिए आ रहे, तो उसके बड़े नेता बन मानकर शरद पवार सरकार बनाने की बात करते, ना कि अपनी ही पार्टी या इंडी अलायंस में समाविष्ट जो छोटी मोटी क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके विलय की बात करते। समझ रहे आप? तो इसलिए ये इंटरव्यू पब्लिश कब हुआ और इंटरव्यू एक्चुअल लिया कब गया, इसका जो 3 दिन का अंतर है वो समझना जरूरी है। मेरा ख्याल है कि असलियत में खबर वहां है, लेकिन वो छोड़कर बहुत सारी बातें शरद पवार ने यहाँ उंगली दिखाई, उस पर उंगली, यहाँ हाथ दिखाया, यहाँ बाल खुजाए, यहाँ उनके चेहरे पर हंसी आई, ये बातें बहुत सारी हो गई। लेकिन इंटरव्यू कब हुआ और कब पब्लिश हुआ उसका रेफरेंस 180 सीट और सॉरी 190 सीट, 280 सीट इसके बीच का है। 280 सीट का मतलब 1/3 सीट का जो था, 1/3 सीट का वोटिंग होने के बाद इंटरव्यू लिया गया और आधी सीटें खत्म होने के बाद उसको पब्लिश किया गया। तो अगर इस ढंग की बात शरद पवार दूसरे चरण के वोटिंग के बाद बोल रहे, तो उन्होंने मोदी जी तीसरी बार बड़ी ताकत से आ रहे ये बात मान ली है, यही उस इंटरव्यू का सार है। और इसके बाद 2004 के चुनाव के बाद हर क्षेत्रीय पार्टी का सर्वाइवल कैसे हो सकता है, इस पर शरद पवार चिंतन कर रहे। भाऊ, शरद पवार ने जो कुछ कहा है इसको हम इस तरीके से भी देखें कि शरद पवार क्या अपनी उम्र को लेकर के जिस तरह की बातें करते रहे कि अभी मुझ में बड़ी जान है, अभी मैं पार्टी को फिर से खड़ा कर दूंगा, लेकिन बीच में पता लगा कि कुछ हेल्थ गड़बड़ है, गला खराब है। 6 तारीख को मतलब मतदान से 1 दिन पहले वो बारामती में ही बैठ गए। तो ये जानकारी आई कि भई बारामती में चूँकि अजित पवार की पत्नी का पलड़ा बहुत भारी दिखाई दे रहा है, इसलिए शरद पवार वहाँ बैठ गए हैं और चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। तो क्या यह मान लिया जाए कि बारामती अगर हाथ से निकल रहा है, ये मान लिया कि इनकी बेटी हार रही है और अजित पवार वहाँ से जीत रहे हैं, उनकी पत्नी जीत रही है, तो मनोबल भी गिर गया है, आत्मविश्वास भी डिग गया है शरद पवार का और अब कांग्रेस की तरफ एक रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, एक बात तो साफ आपको समझ लेनी चाहिए, शरद पवार हमेशा अपने मन की जो बात है वही जनमानस है, वही लोगों की एकजुट का तरीका है, सबसे कंसल्ट किया हुआ मसला है, इस ढंग से पेश करते। असल में उनके मन की बात होती है, वो बोलते ये सामूहिक सामूहिक और सार्वजनिक बात है, लेकिन वैसी बात नहीं होती। अब बाकी सब पार्टियां जो क्षेत्रीय है उनको विलय करना पड़ेगा वगैरह वगैरह बोलने के बाद जब अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और पत्रकारों ने पूछा, क्या आप उसी उसी इंटरव्यूअर ने, निर्जा चौधरी ने उनको पूछा कि क्या अपनी पार्टी आप एनसीपी जो बची है आपके साथ, क्या आप उसका कांग्रेस के साथ विलय करने वाले हैं? तो उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया, टालम टोल की, और बोले कि हमारा और कांग्रेस का डीएनए तो एक है, हम तो गांधी नेहरू के विचारों पर चलने वाले हैं। और आगे चलकर बोले, हाँ
उद्धव ठाकरे भी हमारे ही विचार के हैं। अब देखिए, उद्धव ठाकरे सावरकर के विचार मानते हैं या एटलीस्ट बोलते हैं, तो ये गांधी नेहरू के विचार इनके हैं और वो सावरकर के विचार है, तो मिलते जुलते विचार कहां हुए? तो गोलमाल पैदा करना, संभ्रम पैदा करना, लोगों को संभ्रमित करना, यही तो शरद पवार की राजनीति रही है। लेकिन बात यह है कि जिस ढंग से, अब इसमें एक रेफरेंस मैं आपको दे दूं कि बात सिर्फ शरद पवार के इंटरव्यू तक की नहीं है। तीसरा चरण पूरा हो गया, शरद पवार का इंटरव्यू तीसरा चरण चलता था, उस वक्त आ गया। अब उसके एक दिन बाद या 2 दिन बाद 7 तारीख को हो गया, मेरा ख्याल है कल 9 तारीख को अमित शाह का स्टेटमेंट आ गया। किसी सभा में, वो प्रचार सभा में भाषण कर रहे थे, तो अमित शाह ने बोल दिया अभी तो तीसरे चरण के वोटिंग के बाद जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, तो बीजेपी ने और एनडीए ने 200 सीटें पहले ही जीत ली है। अब 400 पार करने के लिए और सिर्फ 200 सीट की जरूरत है, ये अमित शाह बोल रहे हैं। यानी 280 285 सीटों का वोटिंग होने के बाद अमित शाह बोलते 200 का आंकड़ा हमने पार किया। शरद पवार का इंटरव्यू देखो, तो दोनों में मिलती जुलती बात एक ही निकलती है कि अमित शाह जीतने की बात कर रहे हैं, अगला सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, अगला सरकार बीजेपी का कितना तगड़ा होगा ये बात अमित शाह कर। और शरद पवार चुनाव में हारे हुए दल अपना अस्तित्व, एग्जिस्टेंस संभालने के लिए कैसे एकजुट होकर एक पार्टी बन जाए, समझना वो जरूरी है। इमरजेंसी के बाद, और इमरजेंसी का भी रेफरेंस शरद पवार ने दिया है उस इंटरव्यू में। शरद पवार ने इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी कैसी बनी, उसकी लीडरशिप कैसे इवॉल्व हो गई, ये सब बात शरद पवार ने बताई है। तो इमरजेंसी के बाद जनसंघ था, लोकदल था, फिर संगठना कांग्रेस, ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस थी, सीएफडी थी, ऐसे 4 दल इकट्ठा होकर जनता पार्टी बन गई थी। तो ये सब थकी मांदी पार्टियां थी, इंदिरा जी के सामने लड़ने की क्षमता नहीं रखती थी, इसलिए एक दूसरे को करके एक पार्टी बना दी थी। हमें वैसी ही पार्टी 2024 के नतीजों के बाद बनानी है, ये शरद पवार इंटरव्यू में बोल रहे। और तीसरा चरण होने के 40 घंटे के बाद अमित शाह बोलते कि 200 सीटें हमने पार कर ली। तो इंडी अलायंस या हमारे विरोधी दल बुरी तरह से हार रहे, ये बात अमित शाह बोल रहे, और वही बात इंटरव्यू शरद पवार भी बोल रहे। समझ रहे आप? तो इसमें ये जोड़कर हम देखें तो इसके मायने क्या होते हैं वो हम समझ सकते। अब एक बात और होती है कि शरद पवार को कैसे पता है कि भाई 2024 के चुनाव के नतीजे आने के बाद सबकी सब क्षेत्रीय पार्टियां, विरोधी दल इतने दुबले होने वाले हैं कि अपने अपने राज्य में भी वो बीजेपी का सामना करने के लायक सक्षम नहीं बचेंगे। ये शरद पवार को किसने बताया? हमने 200 से आधा 200 का आंकड़ा पार किया है 280-90 वोटिंग के बाद, ये अमित शाह का सवाल ये पूछना चाहिए कि ये दोनों किस आधार पर बात कर रहे हैं, तो उसका भी जवाब आपको देता हूं। देखो एक बात होती है, जितने सेफोलॉजिस्ट है, जितनी ये सर्वे करने वाली कंपनियां हैं, उन्होंने ओपिनियन पोल तो अपने बता दिए थे। अब जब वोटिंग हो रहा है तो ये सब लोग सर्वे करने वाले हर चुनाव क्षेत्र में जाकर एग्जिट पोल के लिए डेटा कलेक्ट कर रहे। जो वोट देकर बाहर निकला है उससे सवाल पूछे जाते हैं और उससे एग्जिट पोल बनाया जाता है। मतलब एक बात साफ है कि जब शरद पवार ने इंटरव्यू दिया,
उस वक्त 190 क्षेत्रों में वोटिंग हो चुकी थी, यानी वहां का डेटा एग्जिट पोल बनाने वालों ने कलेक्ट कर रखा था। अमित शाह बोल रहे तब 180 से ज्यादा सीटों का वोटिंग हो चुका था, उसका एग्जिट पोल के लिए डेटा कलेक्ट हो चुका है, उसका असेसमेंट वगैरह चलता होगा। अब एक बात समझ लो, तो आंकड़े उससे निकल के आ रहे हैं, वो सेफोलॉजिस्ट के पास है, रेडी है, लेकिन कानून के कारण, चुनाव आयोग के प्रतिबंध के कारण ये अभी डिक्लेयर नहीं किए जाते। लेकिन क्या प्राइवेट में ये बेचे नहीं जाएंगे? अगर ये बेचे जाते हैं प्राइवेट में, ऑफिशियली नहीं अनऑफिशियली, तो ये ज्यादा कीमत पर बेचे जाते हैं। और ये तो कंपनी है, धंधा करने बैठी है। अगर 1 जून के बाद बताने से उनको 1 रुपया मिलता है, लेकिन आज वही बेचने से अगर 3 या 4 रुपए मिलता है, तो ये आज भी बेच डालेंगे। ये तो व्यापारी है, ये तो धंधा करने बैठे। तो ये आंकड़े दूसरे चरण के बाद शरद पवार को भी मिले हो सकते हैं, और वही आंकड़े तीसरे चरण के बाद अमित शाह को भी मिले होंगे। तो जी। ये दोनों लोग अपनी बात बोल रहे हैं, वो जो एग्जिट पोल जितने सीटों का हो गया है उसके आधार पर बोल रहे हैं, ये हमको मानना पड़ेगा। इसलिए भाऊ इसका अमित शाह के भाषण में हमको कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है, और इसीलिए हमको शरद पवार का इंटरव्यू जो है उसमें फ्रस्ट्रेशन और डिमोरलाइजेशन दिखाई दे रहा है। भाऊ इनके बयान के बाद लोगों की प्रतिक्रियाएं भी तो आनी शुरू हो गई हैं। जैसे माकपा के नेता का बयान आ गया, उन्होंने कहा कि हम तो स्वतंत्र रूप से ही काम करेंगे। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह का बयान आ गया, कुछ और लोगों के बयान आ गए। तो एक तो शरद पवार ने बाकी क्षेत्रीय दलों की ठेकेदारी अपने आप कैसे ऑन कर ली। आप एनसीपी जो आपके पास बची खुची है उसी का तो फैसला कर सकते हैं, या ज्यादा से ज्यादा आप ये कह सकते थे कि भाई मैंने अपनी बेटी के लिए पहले बीजेपी के साथ अलायंस करने की कोशिश की थी, पर चूंकि मेरी बेटी को वो केंद्र में मंत्री नहीं बना रहे थे, इसलिए जो है बात बिगड़ गई, और फिर बाद में जो है मेरा भतीजा और पार्टी जो है टूट करके चली गई। अब मैं कांग्रेस में जाने की सोच रहा हूँ, अपनी बेटी का भविष्य वहां बनाने के बारे में सोच रहा हूँ। मतलब आप सीधे सीधे क्यों नहीं कह रहे हैं, घुमा फिरा करके क्यों कह रहे हैं? और इसका मतलब ये भी हुआ भाऊ कि ये अब राहुल गांधी को अपना नेता मानने को तैयार हैं, जो दो दो बार की तो विफलता दिखा चुके और तीसरी बार की बिल्कुल सामने दस्तक दे रही है। राहुल गांधी को क्यों, शरद पवार तो रॉबर्ट वाड्रा को भी नेता मानने को राजी है। शरद पवार ने हमेशा मतलब की राजनीति की है। देखो, इन्होंने 78 में कांग्रेस छोड़ी थी, तो उसका कारण इन्होंने, और उसी वक्त मुझे याद अगर सही है तो एके एंथनी ने केरल के मुख्यमंत्री पद छोड़ा था, क्योंकि संजय गांधी राजनीति में पार्टी के काम में हस्तक्षेप कर रहे हैं, इस पर ऑब्जेक्शन लेकर एके एंथनी ने मुख्यमंत्री पद छोड़ा था केरल का। और शरद पवार ने पार्टी तोड़कर जनता पार्टी से हाथ मिलाकर चीफ मिनिस्टरशिप ले ली थी। वही शरद पवार 8 साल बाद 86 में फिर राहुल गांधी को शरण गए। उनका नाम असल में शरद चंद्र होने के बजाय शरद शरण शरद शरण शरण पवार होना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा लाभ के लिए शरण जाने वाली व्यक्ति है। वो स्ट्रांग मराठा है नहीं, वो रॉन्ग मराठा है। तो इसलिए इन्होंने आज जो बात बोली है वो साफ साफ है, उनको मालूम है दूसरे अपनी हमारी नहीं, सब क्षेत्रीय पार्टी को करना पड़ेगा। यानी मैंने अपना मन बना लिया है, बाकी अगर चाहे तो आ जाए, क्योंकि अब सर्वाइवल करना इम्पॉसिबल होगा
इतने मोदी और बीजेपी बड़े हो चुके हैं, इसका ये कबूलनामा है। तो इन्होंने मन बना लिया है। इनको मालूम है जो राजनीति आज महाराष्ट्र में चल रही है, इसके बाद अगर बारामती भी हार जाते हैं तो बारामती हारने के बाद इनका महाराष्ट्र में कोई वजूद नहीं रहेगा, उनका रुतबा नहीं रहेगा, तो देश में भी नहीं रहेगा। और इसलिए ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द किसी दूसरी पार्टी में चले जाए, किसी का आसरा ले ले। और इसलिए इन्होंने अपने मन की बात बोली है, लेकिन कहते हैं ये जन की बात है तो मन की बात, लेकिन बता रहे कि ये जन की बात है। तो साफ है इन्होंने सरेंडर करने का अपना मन बना लिया है। हाँ, बातें करते करते मेरी पार्टी के लिए मेरे साथियों से बात करनी पड़ेगी। अरे साथी बचा कौन है? कि एक जयंत पाटिल और जितेंद्र आव्हाड, ये तीन लोग अगर छोड़ेंगे तो चौथा कौन है? तो इनका दूसरा पोता जो है रोहित पवार, उसकी तो अभी निकल नहीं आई, दूध के दांत तक नहीं गिरे, और इससे कंसल्ट करेंगे? क्या बात कर रहे हैं शरद? लेकिन एक बात होती है ना कि पीछे पीछे हटना है तो भी जीत जैसा नाटक करना, ये इनकी आदत रही है। मुझे याद है जब 86 में शरद पवार विरोधी राजनीति छोड़कर वापस कांग्रेस में चले गए थे, तो यहाँ छत्रपति संभाजीनगर, आज बोलते हैं औरंगाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है, वहां एक बड़ी रैली हो गई थी और उसमें राजीव गांधी की उपस्थिति में ये कांग्रेस में वापस गए थे। तब इन्होंने बोला था कि राजीव गांधी के हाथ मजबूत करने की जरूरत है। अरे राजीव गांधी के हाथ पैर बाल सब मजबूत थे। 543 में उनके 415 एमपी थे और ये हाथ मजबूत करने निकले थे। तो ये उनका तरीका होता है कि हाथी को मजबूत करने के लिए मैं काम कर रहा हूं। अरे हाथी मजबूत होता है, आप और क्या करोगे? तो ये तरीका होता है उनका बोलने का कि मैं सूरज को और रोशन करने के लिए कोशिश कर रहा हूं, ये तरीका होता है। शायद कल उठकर अब इसके आगे मोदी के हाथ मजबूत करने बोलकर ये जुलाई अगस्त में उठकर बीजेपी के साथ भी चले जाए तो मुझे अजीब नहीं लगे। भाऊ, उद्धव ठाकरे से जब पूछा गया तो उद्धव ठाकरे ने कहा कि उन्होंने छोटी पार्टियों के लिए कहा है, हमारी पार्टी तो छोटी नहीं है, हमारी पार्टी तो बहुत बड़ी है। उद्धव ठाकरे की गलतफहमी भी नहीं निकली है अभी तक। नहीं नहीं, उद्धव ठाकरे की पार्टी बहुत बड़ी है क्योंकि वहां बड़े बड़े लोग हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं से बड़ी होती, दो तरीके की पार्टियां होती है। एक जगह बड़े बड़े नेता होते हैं, उनकी पार्टी बड़ी होती है, और दूसरी जगह बहुत सारे कार्यकर्ता है, इसलिए वो पार्टी बड़ी होती है। तो उद्धव ठाकरे की पार्टी बहुत बड़ी है, उसमें एक से एक बड़े नेता है जिनके बड़े बड़े केसेस लगे हुए, इन्वेस्टिगेशन लगे हुए, तो पार्टी बड़ी हो जाती है। जितना बड़ा इन्वेस्टिगेशन होगा उतनी पार्टी तो बड़ी होगी। एक इनका प्रवक्ता तो जेल में 100 दिन बैठकर आ गया है। तो उद्धव ठाकरे की पार्टी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। हाँ, कार्यकर्ता वगैरह इतने छोटे हो गए कि कहीं दिखाई नहीं दे रही, नेता दिखाई दे रहे, पार्टी दिखाई नहीं दे रही। और इसलिए उद्धव ठाकरे बोल रहे कि मेरी पार्टी तो बहुत बड़ी है, शरद पवार छोटी छोटी पार्टियों के लिए बोल रहे हैं। और शायद शरद पवार भी बोल रहे हैं, वो गलत बात नहीं है। उनके पीछे बहुत बड़ी आम आदमी पार्टी भी बहुत बड़ी है। छोटी छोटी पार्टियां तो एनडीए के साथ है यूपी में, जिनको एक सीट भी नहीं दिए, फिर भी वो बीजेपी के साथ खड़े हैं, लड़ रहे हैं। वो छोटी पार्टी है। तो उद्धव ठाकरे जो बोल रहे हैं उनको पता नहीं क्या बोल रहे हैं, लेकिन बोलने दो। 4 जून को हर एक को बोलने का अधिकार है, और 4 जून के बाद ईवीएम के नाम से रोना भी है, वो भी अधिकार है। तो चलता रहेगा इनका नाटक। भाऊ, महाराष्ट्र में 3 चरण के मतदान के बाद क्या स्थिति देख रहे हैं? वैसे तो शरद पवार ने बता दिया कि वहाँ
क्या सिचुएशन है। पहले तो बहुत हवा बनाने की कोशिश हो रही थी, छुट-पुट इधर-उधर के सर्वे भी कराए जा रहे थे, ओपिनियन पोल भी, दिल्ली में बैठे हुए कुछ पत्रकार जो इनको राजनीति का चाणक्य बताते हैं, वो भी इनकी हवा बाँध रहे थे, इंडी अलायंस की हवा बाँध रहे थे। लेकिन शरद पवार के बयान से तो लग रहा है कि महाराष्ट्र में अ, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला जो एनडीए ग्रुप है, वो मेरे विचार से 2019 दोहराने जा रहा है। बिल्कुल, जो मैं अभी-अभी कोल्हापुर तक जाकर आ गया, वेस्टर्न महाराष्ट्र में सातारा, सांगली, कोल्हापुर, पूना और रायगढ़ में जाकर आया हूँ। और मैंने जो देखा है और जो सुना है दोस्तों से, कहीं भी लड़ाई नहीं हो रही, कहीं भी सामने वाली पार्टी दिखाई नहीं दे रही है। और यही सबसे बड़ी बुरी बात है। सीटें तो 48 है, लेकिन एक साउथ मुंबई छोड़े तो मुझे ऐसा कहीं नहीं दिखाई दे रहा है कि इंडी अलायंस फाइट में है। साउथ बॉम्बे में बड़ी तादाद में मुस्लिम जनसंख्या जो है, वो उद्धव का उम्मीदवार है अरविंद सावंत, उनके पीछे खड़ी दिखाई दे रही है। बाकी 48 में मेरा ख्याल है 40 के आसपास बीजेपी और उनकी एनडीए जो है वो जीत कर आ सकती है। एक दो सीट 38 हो गए या 42 हो गए, 45 हो गए, लेकिन इंडिया अलायंस जो है, में जिसको एमबीए कहा जाता है, महाविकास आघाड़ी, वो डबल डिजिट पार करने की परिस्थिति में मुझे नहीं दिखाई। और जहां का कुछ हो सकता, अब देखो, साउथ सेंट्रल मुंबई की सीट अच्छी थी, अगर वर्षा गायकवाड़ वहां से चुनाव लड़ती, कांग्रेस को वहां से जगह दी जाती, सीट मिलती। लेकिन शरद पवार ने, अब उद्धव ठाकरे ने अपना नॉन स्टार्टर अनिल देसाई नाम का कैंडिडेट वहां डाल दिया, जो कभी पब्लिक लाइफ में रहा नहीं, और वहां से कांग्रेस सीट निकाल सकती थी, लड़ सकती थी। उस वर्ग को नॉर्थ सेंट्रल में भेज दिया। अब वहां से उज्जवल निकम खड़े हैं और वर्षा गायकवाड़ अपनी जमीन नहीं वहां से लड़ रही है, तो वो सीट भी गड़बड़ा गई। फिर कोल्हापुर में शाहू महाराज को कांग्रेस का टिकट मिल गया, इसलिए वो सीट हमारी है करके उद्धव ठाकरे ने सांगली में अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया। सांगली में जो कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, उसमें भी उद्धव ठाकरे के पार्टी के 2 कारपोरेटर नहीं है, फिर भी ये लोकसभा लड़ रहे। तो मतलब कोल्हापुर को भी गड़बड़ कर दी, सांगली में भी गड़बड़ कर दी, तो वहां का कांग्रेस का अच्छा कैंडिडेट है, उसने बगावत कर दिए। तो मतलब ये है कि हर जगह अब देखो तो गड़बड़ ही गड़बड़ है। इसलिए मुझे 48 में एक सिर्फ साउथ मुंबई की सीट ऐसी लगती है कि जहां एनडीए का कैंडिडेट जो है, यामिनी जाधव करके है, वो महिला कैंडिडेट, वो थोड़ा दुबला कैंडिडेट लगता है। बाकी मुझे 47 सीटों में कहीं भी इंडी अलायंस या एमबीए का कोई स्ट्रांग कैंडिडेट लड़ने वाला दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। भाऊ एक टिप्पणी ज़रा ये लेटेस्ट जो अभी घटना हुई है इस पर भी करिए। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दे दी है और इसको लेकर के तमाम तरह की टीका टिप्पणियां हो रही हैं। लोगों का कहना है कि भारत के इतिहास में आज तक तो ऐसा हुआ नहीं। ईडी ने दलील भी दी थी पीठ के सामने कि ना तो चुनाव प्रचार करना मौलिक अधिकारों में है, ना कानूनी और ना ही संवैधानिक अधिकारों में है। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने उनको 21 दिन के लिए जमानत दे दी है, अंतरिम जमानत पर वो बाहर आ गए हैं। क्या कहेंगे भाऊ? पता नहीं पर्दे के पीछे क्या हुआ है, लेकिन मेरा ख्याल ऐसा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, इनकी जो दिल्ली में अलायंस है और पंजाब में नहीं है, और वहां का मेरा ख्याल है वोटिंग बाकी है, तो उसमें केजरीवाल ने प्रचार करने के बावजूद अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चुनाव हार जाती है,
तो उससे और शर्मनाक बात केजरीवाल के लिए कोई हो नहीं सकती। तो देखो, हमने आउट ऑफ द वे जाकर आपको जमानत दी थी, लेकिन आप चोर है, इस पर वोटर ने भी मुहर लगा दी, ये बाद में बोला जा सकता है। मुझे लगता है कि ये जमानत मिलने में राजनीति पक्की है। हाँ, ईडी ने या जो कोई सॉलिसिटर जनरल है, उन्होंने ऑब्जेक्शन जरूर लिया होगा, लेकिन इतना तगड़ा ऑब्जेक्शन नहीं लिया होगा, वरना जमानत नहीं मिलती। लेकिन जमानत मिली है, इसी में मुझे राजनीति दिखाई दे रही है कि देखो, ये चिल्ला रहे ना कि पॉलिटिकल वेंडेटा, राजनीतिक बदले की राजनीति वगैरह, वो है नहीं। इनको कैंपेन करने दिया, फिर भी ये चोर है, इस पर जनता ने मुहर लगाई, यही दिखाने का एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ऐसे मैं मानता हूं। और ऐसी बातों में थोड़ी बातें इधर उधर होती है। सुप्रीम कोर्ट में भी सारे लोग बैठे तो हमारे जैसे इंसान है, वो जी भी जी। इंसान है, थोड़े इधर उधर दबाव में आना उनका भी अधिकार है, क्योंकि वो भी इंसान है। तो भाई, जब लोग इतना इतना बोल रहे तो ठीक है, दे दो। और 1 तारीख को उसको फिर सरेंडर करने को बोला भी है, तो बात सीधी और साफ है। मुझे लगता है कि ईडी ने ऑब्जेक्शन तो जरूर लिया, लेकिन उतना स्ट्रांग नहीं लिया। और जनता की मुहर लगने के लिए केजरीवाल अपने हाथ अपने ही चेहरे पर कालिक पोछे, इसीलिए ये सब हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। पंजाब से तो सूचना ये मिल रही है भाऊ कि अप्रत्याशित रूप से भारतीय जनता पार्टी 13 में से 7-8 सीटें निकाल सकती है, और ये बहुत बड़ी घटना होगी, क्योंकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी मैक्सिमम वहां से 3 सीटें या 4 सीटें ही जीत पाई है अकालियों के साथ में। पहली नहीं नहीं, बार 2 या 3 वहां। से ज्यादा, 4 कभी नहीं, 2 या 3 सीटें जीती। जी हाँ, जी हाँ। होशियारपुर, पठानकोट, एक बार अमृतसर भी, एक बार नहीं 2-3 बार जब ये सिद्धू लड़ते थे। जी जी। तो पंजाब में अगर इतनी बड़ी कामयाबी बीजेपी को मिलती है, और पंजाब पंजाब के साथ साथ भाऊ उड़ीसा से सुन रहे हैं कि विधानसभा चुनाव भी जीत सकती है, और मैक्सिमम सीटें वहां से जीत सकती है, और पश्चिम बंगाल, ये 3 पश्चिम, सूबे तो चौंकाएंगे। ये तो मैं तो पहले से बोल रहा हूँ, तमिलनाडु, पंजाब, बंगाल से चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे, ये तो मैं पहले से बोल रहा हूँ। और मेरा तो अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद पंजाब में आम आदमी पार्टी का पूरा सफाया हो जाए। अकाली और आम आदमी पार्टी का सफाया होगा, और बचेंगे तो बीजेपी और कांग्रेस, यानी पूरी की पूरी पंजाब की राजनीति दो नेशनल पार्टीज में बट जाएगी पहली बार, ऐसा मेरा मानना है। देखते हैं अभी 3 हफ्ते के बाद क्या आंकड़े सामने आते हैं। भाऊ बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और ओशियन नेटवर्क के लिए इतना समय निकालने के लिए। नमस्कार।